हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ना शुरू कर दिया था और आज की कक्षा में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना। और मैं इसमें आपको ट्रांसलेट करना भी सिखाऊंगा और जो नियम और रूल होते हैं उसको भी मैं बताऊँगा और साथ साथ में आप लोगों को एडवर्ब का भी यूज करना सिखा दूंगा, ठीक है ना। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब इस चैनल पर लगातार इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस आएंगी और आप लोगों की लिटरेचर की क्लास भी मैं तैयार कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप 9th 10th 11th 12th में हैं और यूपी बोर्ड या फिर किसी भी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस पर अब लिटरेचर की तैयारी भी कराई जाएगी आपकी बुक की, ठीक है ना। और साथ में ग्रामर तो चल ही रहा है। तो चलिए अब बिना किसी देरी किए हम लोग अपने आज के इस क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तक समझ लिया था। अब उसके आगे हम लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस को समझना था और मैं कुछ समझा भी दिया था, लेकिन अब उसको एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अब इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो ये प्रेजेंट है ये क्या है, ये आपका है टाइम ऑफ एन एक्शन, कि अगर कोई कार्य हो रहा है तो किस समय में हो रहा है। तो किस समय में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है। और इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ एन एक्शन, यानी कि कार्य कितना हुआ है, पूरा हो गया है या फिर चल रहा है या फिर कितना हुआ है। तो यहाँ पर इंडेफिनिट दिया है तो यानी कि काम अनिश्चित है, काम के बारे में कुछ पता नहीं है कि हुआ है कि नहीं हुआ है, बस इतना पता है कि कोई काम हो रहा है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं पता है, ठीक है ना। तो इसी दो चीज़ों से मिलकर बना है टेंस। किन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, पहला टाइम ऑफ एन एक्शन और दूसरा क्या होता है, स्टेट ऑफ एन एक्शन, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब हम लोग पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस हो या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या फिर निगेटिव सेंटेंस हो, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर आप लोग रटे होते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ये वो वाह वाह दुका दुका आप लोग रटे रहते हैं। तो अब 12 तरह के टेंस है, उसमें अगर सेंटेंस को जोड़ लिया जाएगा तो 48 तरह के हो जाएंगे। तो अब 48 तरह के अब टेंसेस को आप कैसे पढ़ेंगे। मान लीजिए कि एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तब इसके 4 पार्ट होंगे। कौन कौन से, तो एक अफर्मेटिव होगा, उसके बाद निगेटिव होगा, उसके बाद सिंगल इंट्रोगेटिव होगा, उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव होगा। तो अब एक प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 हो गए, तो अब ऐसे ही करके 12 हैं और फिर एक सबके 4 हैं तो 48 हो जाएंगे। तो आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर याद करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और सब भूल भाल जाएगा, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर उसमें लिखेंगे, उसका स्ट्रक्चर इसमें लिखेंगे। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया है कि इसको कैसे हम लोग फेस करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का हमको बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो मैंने आपको क्या बताया है, कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो यहाँ पर लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लिखा है ना। और मैंने आपको बताया है कि जो टेंस होता है ये क्या होता है, नाउन होता है, और इसके जो पहले आते हैं वो सारे एडजेक्टिव होते हैं। तो हम लोग रूल बनाना कहाँ से शुरू करते हैं, तो रूल बनाना शुरू करते हैं इंडेफिनिट से, ठीक है ना। और मैंने आप लोगों को बताया है कि इंडेफिनिट के लिए हम वर्ब के किस फॉर्म का यूज करते हैं, तो हम लोग नॉट प्लस V1 का यूज करते हैं। अगर इंडेफिनिट की जगह पर हमको वर्ब का फॉर्म लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, नॉट प्लस V1। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो सेंटेंस होता है वो पॉजिटिव बात करता है, उसमें निगेटिव नहीं आता है। तो इसीलिए हम इंडेफिनिट के लिए यहाँ पर कोई वर्ब का फॉर्म यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अब बचा क्या, अब बचा प्रेजेंट। और मैंने आप लोगों को बताया है पिछली कक्षाओं में कि प्रेजेंट के लिए जहाँ भी प्रेजेंट वर्ड आ जाए और वहाँ पर हमको वर्ब का फॉर्म यूज करना है तो हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। तो क्या बचा, प्रेजेंट बचा है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, ये हो गया ना। अब इधर कुछ बचा है नहीं और इधर कुछ बचा है नहीं। तो आप लोग को पता है कि वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो आप इधर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, एडवर्ब आता है, उसी को एक्सेट्रा बोला जाता है, तो ETC लिख देंगे, ठीक है ना। या फिर अदर्स वर्ड इसी को बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट के बाद कुछ नहीं बचा है ना, तो यानी कि अब यहाँ पर हम लोग क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। कुछ नहीं बचा है तो सब्जेक्ट आ जाएगा। क्यों,
क्योंकि कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो फिक्स ही रहता है, बदलता क्या है, बदलता है वर्ब का फॉर्म। तो अगर हमको टेंस पहचानना है तो हमारी डायरेक्ट निगाहें किस पर होना चाहिए, मेन वर्ब पर होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर कहीं भी इंग्लिश का सेंटेंस लिखा है और हमको पहचानना है कि किस टेंस में लिखा गया है, तो हम डायरेक्ट कहाँ नजर मारेंगे अपना, हम डायरेक्ट मारेंगे मछली की आंख में। और किसी भी सेंटेंस का मछली का आंख कौन सा होता है, किसी भी सेंटेंस में उसका आंख क्या होता है, तो किसी भी सेंटेंस में उसका आंख होता है क्या, उसका आंख होता है मेन वर्ब, ठीक है ना। तो आप क्या किस पर ध्यान दीजिएगा, आप मेन वर्ब पर ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिए इतना मैंने बता दिया कि ये कैसे बनाए। अब आप इसको आप घर पर भी बनाकर ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक रूल लिखा है, ये रूल थोड़ा आप पढ़ लीजिए एक बार क्या कह रहा है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो ये कह रहा है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन हो, यानी कि सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर नंबर में हो और थर्ड पर्सन में हो, ठीक है ना, तो वर्ब के साथ यस या फिर ईएस को जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन हो तो वर्ब के साथ यस या फिर ईएस जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। यानी कि अगर कोई भी सिंगुलर नंबर है और वो थर्ड पर्सन का है तो उसके साथ यस या फिर ईएस लगेगा। तो अब सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन क्या होता है, तो देखिएगा ये जो जब मैं आपको केस चार्ट बताऊंगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। तो केस चार्ट में अभी थोड़ी देर में इसको भी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, आप उसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। लेकिन अभी हल्का सा समझ लीजिए कि जो थर्ड पर्सन होता है वो क्या होता है, ही, सी, ही, इट और दे, ये क्या होते हैं, ये थर्ड पर्सन होते हैं। और किसी भी व्यक्ति का नाम है या फिर किसी भी चीज का नाम है तो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा, ठीक है ना। और लेकिन देखिए बोल क्या रहा है, ये सिंगुलर नंबर बोल रहा है, तो ये सारे तो थर्ड पर्सन हैं लेकिन इसमें सिंगुलर सिर्फ ये तीनों ही है। और ये क्या होता है, ये प्लूरल होता है आपका। तो यानी कि इसके साथ यस या फिर यस नहीं लगेगा तो इसमें मिटा देते हैं। तो यानी कि अब क्या हो गया यहाँ पर देखिए, ही, सी, इट और किसी भी व्यक्ति का नाम है तो उसके साथ क्या लगेगा, यस या फिर यस लग जाएगा वर्ब में, अगर ये लोग सब्जेक्ट बन रहे हैं तो, ठीक है ना। तो यही ये बोल रहा है। अभी मैं एग्जांपल के माध्यम से भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो पहले आप एक बार दूसरा नियम भी देख लीजिए कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर डबल एस या फिर ओ या फिर जेड या फिर एक्स या फिर सी एच या फिर एच पर हो, यानी खत्म हो, तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ ईएस जोड़ दिया जाता है। अन्य स्थिति में ईएस जोड़ दिया जाता है, ईएस जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा ये क्या बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि अगर सब्जेक्ट में सी, ही, इट या फिर किसी भी व्यक्ति का नाम है, ठीक है ना, किसी भी व्यक्ति का नाम है और उसके साथ वर्ब लिखना है, तो वर्ब लिखना है तो वो तो सिंगुलर रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये बोल रहा है कि अगर इन लोगों के साथ कोई वर्ब आया है और उसके लास्ट में इन सारे अक्षर में से कोई भी है तो क्या लगेगा, तो उसके साथ ईएस लगेगा, ठीक है ना। अन्य स्थिति में अगर सब्जेक्ट ये है और वर्ब के अंतिम में ये सब नहीं है तो उस स्थिति में हम सिर्फ यस लगाकर उस वर्ब को सिंगुलर बनाएंगे, ठीक है ना। अब मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझा रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और साथ में मैं ट्रांसलेट करने का भी तरीका सिखाऊंगा, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर मैंने लिखा है कि वह विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाता है, वह विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाता है। तो मैंने आप लोगों को ट्रांसलेट करने का नियम बताया है कि हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम जब किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, तो सबसे पहले हम उस सेंटेंस के वर्ब को देखते हैं कि उस सेंटेंस का मेन वर्ब कहाँ छिपा है। तो वह विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाता है, तो अब इसमें बताइए कि वर्ब क्या है, तो पढ़ाना ही पढ़ाता है, यानी कि पढ़ाना ही इसमें मेन वर्ब है, मेन वर्ब है ना। तो अब जो है घर का मुखिया मिल गया, जब आप कुछ कांड किए रहते हैं और आपके घर पुलिस आता है तो धीरे धीरे पहले वो पता लगाएगा कि आपका घर कहाँ है, पहले ये पता लगेगा लोगों से पूछ कर। उसके बाद जब आपके घर जाएगा तो डायरेक्ट आपसे बात नहीं करेगा, पहले वो आपके घर के जो मुखिया होगा उससे बात करेगा और उससे बात करके पूछेगा कि कहाँ है आपका लड़का, ये कांड करके भगा है, समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह इस सेंटेंस में मुखिया जो होता है वर्ब होता है,
तो हम लोग पहले इस सेंटेंस, ये तो मुखिया वर्ब हो गया, ये घर के मेंबर हो गए। तो सबसे पहले हमको इन घर के मेंबरों से पता करना है कि मुखिया कौन है, ठीक है ना। तो अब हम लोग को पता चल गया कि मुखिया कौन है, मुखिया है पढ़ाना, यानी कि यही मेन वर्ब है पढ़ाना। अब सारा सवाल जवाब हम लोग इसी से करेंगे। और मैंने आप लोगों को बताया है कि जब वर्ब में हम कौन लगा के सवाल करते हैं तो हमको सब्जेक्ट मिलता है। क्या मिलता है? सब्जेक्ट मिलता है। तो अब वर्ब से पूछिए कौन पढ़ाता है। तो जब आप पूछेंगे कौन पढ़ाता है तो वर्ब कह रहा है कि वह पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है? तो वह पढ़ाता है। तो हमको मिल गया ना, सब्जेक्ट की जगह पर क्या रहेगा? तो सब्जेक्ट की जगह पर रहेगा वह। तो वह का इंग्लिश में क्या होता है प्रोनाउन? तो ही, ठीक है ना, ही हो गया, ही हो गया ना। अब देखिए हम लोग का एक वर्ड खत्म हो गया, बहुत अच्छा। अब आइए दूसरा पर, यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम लोग को क्या लिखना रहता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। तो अब देखिए ये सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। और हम लोग वर्ब को सिंगुलर बनाते कैसे हैं? तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम यस या फिर यस जोड़ देते हैं तो वर्ब सिंगुलर बन जाता है। अगर हम सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर है तो हमको वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। और हम लोग सिंगुलर कैसे बनाएंगे? यस या फिर यस जोड़ के। अब देखिए इसमें मेन वर्ब क्या है? तो इसमें मेन वर्ब है पढ़ाना। तो पढ़ाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीच। तो ये तो हो गया, टीच क्या हो गया? वर्ब का बेस फॉर्म हो गया। अब इसको हमको बनाना है सिंगुलर, तो कैसे बनाएंगे? तो अभी मैंने बताया कि यहाँ पर अगर मैं टीच लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं टीच लिख रहा हूँ, टीच लिख दिया, तो अब देखिए लास्ट में सी एच आया है ना, और यहाँ पर मैंने लिखा है कि ऐसे वर्ब जिनके लास्ट में सी एच आता है तो उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यस या फिर यस जोड़ देते हैं, नहीं सॉरी यस जोड़ देते हैं, ठीक है ना, केवल यस जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यस रहेगा, मैंने गलती से यस लिख दिया है, ठीक है ना, यस जोड़ देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर सी एच आया है ना, सी एच आया है तो हम लोग क्या करेंगे? अब इसमें यस जोड़ेंगे, तो क्या हो गया? यस हो गया। तो टीच हो गया, यानी कि ही टीच, यानी कि वो पढ़ाता है। तो हम लोगों ने क्या लिख लिया? सब्जेक्ट और वर्ब लिख लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे पता करते हैं कि वाक्य में ऑब्जेक्ट कौन है। तो जब आप वर्ब में क्या लगाकर सवाल करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, और किसे लगाकर सवाल करेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। लेकिन अगर किसी वाक्य में केवल एक ही ऑब्जेक्ट है तो हमेशा डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट नहीं होगा। तो पहले आप क्या लगाकर सवाल कीजिए? वह विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाता है, वह विद्यालय में क्या पढ़ाता है? तो जब आप पूछेंगे वह विद्यालय में क्या पढ़ाता है तो आपको क्या मिल रहा है? कि अंग्रेजी। तो क्या से जो मिलता है वो क्या होता है? वो आपको होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट मिल गया ना। अब देखिए हम लोग को ऑब्जेक्ट लिखना भी है, तो अब हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश है, तो इंग्लिश लिख दीजिए यहाँ पर। तो यानी कि ही टीच इंग्लिश हो गया ना, ENGLISH, यानी कि ही टीच इंग्लिश। तो देखिए अब ये भी खत्म हो गया। अब क्या बचा है? विद्यालय में। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए विद्यालय में, तो अब देखिए, तो अब जब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को लिखकर खत्म कर देते हैं तो ईटीसी में सिर्फ एडवर्ब ही बचता है। क्या बचता है? सिर्फ एडवर्ब बचता है। तो अब एडवर्ब भी कई तरह के होते हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है ना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये सारे होते हैं। तो अब देखिए इसको लिखने का एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना, कि पहले एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा, कि एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा, कि एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा। तो इसका एक नियम है जिसको बोला जाता है MPT। क्या बोला जाता है? MPT, यानी कि मैनर, प्लेस, टाइम। अगर किसी वाक्य में ये तीनों हैं तो पहले मैनर लिखा जाएगा, फिर प्लेस लिखा जाएगा, फिर टाइम लिखा जाएगा। अगर तीनों में से कोई दो है तो पहले मैनर लिखा जाएगा, फिर टाइम लिखा जाएगा। अगर कोई एक है तो उसी को पहले लिख दिया जाएगा। समझ में आ गया ना? तो अब देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर को कैसे खोजते हैं। तो जब हम वर्ब में कैसे लगाकर सवाल करते हैं तो हमें एडवर्ब ऑफ मैनर मिलता है। राम अच्छा खेलता है, तो राम अच्छा खेलता है, ठीक है ना। राम कैसे खेलता है?
राम कैसा खेलता है, तो राम अच्छा खेलता है, खेलता है कैसा खेलता है, अच्छा खेलता है। तो जब वर्ब में हम कैसा लगा कर सवाल करेंगे तो क्या मिलेगा वहाँ पर हमको एडवर्ब मिलेगा, ठीक है ना। तो कैसा से एडवर्ब ऑफ मैनर मिलता है। और प्लेस अगर हमको खोजना है, एडवर्ब ऑफ प्लेस खोजना है किसी सेंटेंस में, तो हम वर्ब में कहाँ लगा कर सवाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर है, वह विद्यालय में पढ़ाता है, तो कैसा पढ़ाता है, कैसा लगा कर सवाल करेंगे। पहले मैनर देखेंगे ना कि मैनर है कि नहीं है, तो पूछिए कैसा पढ़ाता है, तो मिल रहा है कुछ, ठीक पढ़ाता है, अच्छा पढ़ाता है, कुछ नहीं लिखा है, तो यानी कि इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं दिया है। अब पूछिए कि कहाँ पढ़ाता है, क्योंकि कहाँ से क्या मिलता है हमको, एडवर्ब ऑफ प्लेस मिलता है। तो हम लोग कैसे पूछेंगे कि वह पढ़ाता है, वह कहाँ पढ़ाता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है विद्यालय में, विद्यालय में लिखा है ना। तो अब देखिए ये जो में होता है ये प्रीपोजिशन होता है, और कभी भी जब एडवर्ब को फ्रेज में लिखा रहता है, एडवर्ब फ्रेज में जब लिखा रहता है, फ्रेज का मतलब कि पहले यहाँ पर प्रीपोजिशन दिया रहेगा, उसके बाद जब नाउन दिया रहेगा। तो जब प्रीपोजिशन प्लस नाउन बनता है तो ये फ्रेज बनता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज बनता है। और इसका दो काम होता है, पहला एडजेक्टिव का कार्य होगा और दूसरा क्या होगा, एडवर्ब का कार्य होगा। तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, एडवर्ब बन रहा है। तो जब ऐसे सिचुएशन आता है तो पहले प्रीपोजिशन को लिखा जाता है, यानी कि अंतिम से बनाना शुरू किया जाता है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, इन, लास्ट में इन है, इन लिखेंगे, इन हो गया। और उसके बाद से विद्यालय का स्पेलिंग लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, अ स्कूल, अ स्कूल, ठीक है ना। तो देखिए क्या बन गया, क्या बन गया, ही टीच इंग्लिश और स्कूल। देखिए कितना आसानी से मैं बना दिया। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। बस आपको इतना याद करना है कि वर्ब में कौन लगाने से हमें सब्जेक्ट मिलता है, वर्ब में क्या और किसे लगाने से ऑब्जेक्ट मिलता है, वर्ब में कैसे लगाने से हमें एडवर्ब ऑफ मैनर मिलता है, वर्ब में कहाँ लगाने से हमको एडवर्ब ऑफ प्लेस मिलता है, वर्ब में कब लगाने पर हम लोगों को एडवर्ब ऑफ टाइम मिलता है। तो अभी मैं ऐसे सेंटेंसेस ले आऊँगा जिसमें कि एडवर्ब ऑफ प्लेस टाइम तीनों रहेगा, ठीक है ना। अभी मैं बता रहा हूँ कि कहाँ ईएस हम लोग किस वर्ब में जोड़ते हैं, तो सारा एग्जाम्पल उसी पर बेस्ड है। लेकिन मैं आप लोगों को साथ में ट्रांसलेट करने का स्टेप्स भी बता रहा हूँ, बस आपको यही फॉलो करना है। और कभी भी आप बड़ा सेंटेंस या फिर छोटा सेंटेंस देखिए तो खुश मत हो जाइए, ज़्यादा खुश मत होइए, एकदम दिमाग को कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उसके बाद उसको कीजिएगा। क्योंकि किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन, चाहे 10th हो गया, चाहे फिर 12th हो गया, या फिर किसी भी बोर्ड में, तो ये 5 नंबर में पूछेगा, 5 नंबर से कम में तो किसी में नहीं पूछेगा, चाहे 10th हो या फिर 12th हो, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर एक और सेंटेंस है, इसको ध्यान से देखिएगा, राम हर सुबह मंदिर जाता है। तो आपके लिए, आपके पास एक सेंटेंस आ गया। अब इस सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले आपकी नज़र कहाँ होनी चाहिए, तो सबसे पहले आपकी नज़र होनी चाहिए कि उस सेंटेंस में मेन वर्ब कौन सा है। तो यहाँ पर मेन वर्ब कौन सा है, जाता है, जाना हो गया ना, पता चल गया कि जाता है। कैसे पता चल गया, क्योंकि जाता है, जाएंगे तो शरीर मूव करेगा, तो यानी कि जिस कार्य को करने से शरीर मूव करता है उसको वर्ब बोला जाता है। तो ये वर्ब हो गया। अब वर्ब में कौन लगा के सवाल कीजिए, क्योंकि सबसे पहले हम लोग को सब्जेक्ट ही नहीं लिखना है, तो सबसे पहले हम लोग का काम है कि सब्जेक्ट खोजना। अब पूछिए जाता है, कौन जाता है, तो क्या मिल गया, राम जाता है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, राम, ये हो गया आपका राम, सब्जेक्ट मिल गया। अब सब्जेक्ट के बाद हम लोग लिखते हैं वर्ब। तो यहाँ पर देखिए राम सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, तो सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन है, तो यानी इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के दो तरीके हैं। पहला कि हम लोग ये केवल यस जोड़ दें, यानी कि वर्ब के बेस फॉर्म में केवल यस जोड़ दें, या फिर दूसरा कि हम लोग वर्ब में ईएस जोड़ दें, ठीक है ना। यही ना दो तरीका है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि जो वर्ब हम लोग लिख रहे हैं उसके लास्ट में कहीं ये लेटर्स तो नहीं है। अगर ये लेटर्स, इसमें से कोई भी लेटर हो तो हम लोग यस जोड़ देंगे, या कोई भी लेटर ना हो तो यस जोड़ देंगे। तो बस आप लोग को ये याद करना है, ठीक है। तो अब देखिए जाता है, तो जाना क्या है, वर्ब है, तो इसका इंग्लिश क्या होता है, गो। तो हम लोग गो लिख दिए, गो लिख दिया ना। अब ध्यान से देखिएगा, आप लोग को तुरंत याद आना चाहिए कि अरे ये तो ओ है, तो यानी कि जब भी लास्ट में ओ रहता है, किसी वर्ब के लास्ट लेटर ओ रहता है, यहाँ पर लिखाया है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ईएस जोड़ देते हैं। तो ये हो गया ईएस, यानी कि राम गोज, राम जाता है, ये हो गया ना। अब देखिए, अब हम लोग को देखना है कि क्या इस वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया है, तो हम लोग कैसे देखेंगे, वर्ब में क्या और किसे लगाकर सवाल करेंगे, जो जवाब मिलेगा वही ऑब्जेक्ट होगा। तो अब पूछिए, राम जाता है, राम क्या जाता है, कुछ नहीं मिल रहा है,
राम जाता है, राम क्या जाता है, कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। राम किसे जाता है, कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो यानी कि ये जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव है, यानी कि ट्रांजिटिव नहीं है। जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। समझ गए ना। तो यानी कि जब इसका ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ऑब्जेक्ट हाइले नहीं है तो यानी कि एटीसी लिखेंगे। एटीसी में क्या आता है, एडवर्ब ही ना आता है। तो अब पूछिए, एडवर्ब को खोजने का मैंने नियम बताया है कि हम लोग एमपीटी का नियम लगाते हैं। एमपीटी का नियम मैनर प्लेस टाइम। तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, मैनर। तो हम लोग मैनर कैसे खोजेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर खोजने का तरीका मैंने क्या बताया कि सबसे पहले हम लोग वर्ब में कैसे लगाकर सवाल करते हैं और जो जवाब में मिलता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। तो सबसे पहले पूछिए, राम जाता है, राम कैसे जाता है, धीरे जाता है, तेज जाता है, ढहट ढिमला जाता है, लड़खड़ाते जाता है, ऐसे कोई वर्ड्स दिया ही नहीं है। तो यानी कि इसमें मैनर नहीं है। और फिर इसमें प्लेस देखिए, क्या प्लेस दिया है। तो राम जाता है, राम कहाँ जाता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है मंदिर जाता है, मंदिर दिया है ना। तो यानी कि प्लेस दिया है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, मंदिर। गोज, अब यहाँ पर गोज के साथ टू फिक्स होता है, क्यों, टू टेम्पल, TEMPLE। अब देखिए यहाँ पर क्यों हम लोग टू लगा रहे हैं, क्योंकि गोज के साथ टू फिक्स होता है। क्यों, क्योंकि गोज जो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है ना। यानी कि ये आगे ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, नहीं लेगा ना। उसके बाद से इसके आगे लिखना है हमको नाउन। तो नाउन का काम क्या होता है, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर आना। तो ये गोज तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या, एडवर्ब आता है। तो बिना टू के अगर हम टेम्पल लिख देंगे तो ये नाउन हो जाएगा ना, और ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। तो इसके सामने आना चाहिए एडवर्ब, लेकिन ये हो जाएगा नाउन, तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर टू को भी लगाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर टू लगाते हैं, और टू लगाने का बहुत से रीज़न है, लेकिन आप सिर्फ यही एक रीज़न समझिए, ठीक है ना। अब जैसे जैसे लेवल आप लोगों का अपग्रेड होता जाएगा मैं बताता जाऊँगा। तो जब टू लगा देते हैं तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम नाउन या फिर प्रोनाउन ही करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, राम गोज टू टेम्पल, यानी राम मंदिर जाता है। यानी कि यम हो गया, पी हो गया, टी हो गया, टी बचा है सिर्फ। तो अब हम लोग टाइम देखेंगे कि टाइम क्या हो रहा है, मतलब टाइम इसमें दिया है कि नहीं, एडवर्ब ऑफ टाइम दिया है कि नहीं। तो देखिए टाइम हम लोग कैसे खोजते हैं, तो वर्ड में हम लोग कब लगाकर सवाल करते हैं। राम मंदिर जाता है, राम मंदिर कब जाता है, राम मंदिर कब जाता है। तो हर सुबह, हर सुबह जाता है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, एवरी मॉर्निंग। क्या लिख देंगे, एवरी मॉर्निंग, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, एवरी मॉर्निंग, ठीक है ना, एवरी मॉर्निंग। देखिए हो गया, राम गोज टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, यानी राम हर सुबह मंदिर जाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया है, ठीक है ना। और साथ में आप ये भी पता करते रहिएगा कि मतलब ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट का काम नाउन या फिर प्रोनाउन ही करता है, ऑब्जेक्ट का काम नाउन या फिर प्रोनाउन करता है, ठीक है ना। और बस आप लोग इतना याद रखिएगा कि सब्जेक्ट काम कौन करता है, नाउन या फिर प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट काम कौन करता है, नाउन या फिर प्रोनाउन, ठीक है ना। तो अगर कोई पूछे कि राम का पार्टिसिपल क्या होगा, तो चूंकि ये सब्जेक्ट की जगह पर है तो क्या हो जाएगा, ये आपका नाउन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रोनाउन तो फिक्स होते हैं, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसको बता दूंगा। अब देखिए, राहुल रात में टीवी देखता है। तो हम लोग का सबसे पहला स्टेप उस सेंटेंस के वर्ब को पकड़ेंगे। तो वर्ब क्या हो गया, देखना, देखना वर्ब हो गया ना। अब सारा सवाल जवाब हम लोग इसी से करेंगे। अब पूछिए, राहुल रात में टीवी देखता है, देखता है, टीवी देखता है, कौन टीवी देखता है, तो राहुल। तो यानी कि सब्जेक्ट की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, राहुल, हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट लिख लिए, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यानी हम लोग को वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करना है, क्योंकि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर होता है, ठीक है ना। तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म में हम लोग कैसे बनाते हैं, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब यस या फिर यस जोड़ देते हैं तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। अब देखिए देखना, तो देखना का कई मीनिंग होता है, जैसे सी मतलब भी देखना, स्टेयर मतलब भी देखना, ग्लैंस मतलब भी देखना, और वॉच मतलब भी देखना। लेकिन जब किसी चीज़ को ध्यान से देखा जाता है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखा जाता है और लंबे समय तक देखा जाता है, जैसे 10-15 मिनट या फिर 1-2 घंटा, तो उसके लिए हम लोग वॉच का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉच,
WATCH वॉच। अब देखिए लास्ट में CH आया है ना, तो जब CH आया है तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, ES लगाकर इसको सिंगुलर करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ES। यानी राहुल देखता है, राहुल क्या देखता है, राहुल देखता है। अब देखिए हम लोग का सब्जेक्ट और वर्ब हो गया, अब हम लोग को क्या देखना है, तो अब हम लोग को देखना है कि इसमें ऑब्जेक्ट दिया है कि नहीं दिया है। देखिए अब पूछिए, राहुल देखता है, राहुल क्या देखता है, तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट में हम लोग को मिल जाएगा टीवी देखता है। और उसके बाद आप देख लीजिए कहीं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी तो नहीं दिया है, किसे देखता है, तो टीवी को ही देखता है। यानी कि दोनों सिचुएशन में टीवी ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो यहाँ पर हम लोग टीवी लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका टीवी, ठीक है ना। राहुल वॉच टीवी। अब देखिएगा कि इसमें मैनर दिया है, कैसे देखता है, सो कर देखता है, जाग कर देखता है, तो ये सब नहीं लिखा है, यानी कि इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है। उसके बाद हम लोग दूसरा चीज़ क्या देखेंगे, प्लेस, क्या इसमें जगह दिया है कि कहाँ देखता है, तो राहुल रात में टीवी देखता है, कहाँ देखता है ये नहीं दिया है, यानी कि इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस भी नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कब देखता है, तो आप ध्यान से दीजिए, देखिए लिखा है यहाँ पर कि रात में देखता है, कब देखता है, रात में देखता है, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम दिया है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम लिखेंगे, रात में दिया है, रात में। तो हम लोग कहाँ से बनाना शुरू करते हैं एडवर्ब को, तो लास्ट वाले से। तो लास्ट में क्या है यहाँ पर, में, तो अब यहाँ से शुरू करेंगे, तो मे का इंग्लिश क्या होगा, इन, और रात का हम लोग नाइट लिख देंगे तो चलेगा, या फिर इवनिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। तब देखिए हो गया ना, राहुल वॉच टीवी इन द नाइट लिखिए या फिर नाइट ही लिख दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ तक हो गया। तो देखिए कितना नॉर्मल है बनाना, सेंटेंस को ट्रांसलेट करना बहुत नॉर्मल है, बस आपको स्टेप पता होना चाहिए। अगर थोड़ा भी आपको मुश्किल लग रहा होगा या फिर मैं थोड़ा तेज़ पढ़ा दे रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा और अपने स्पीड को या फिर पढ़ाने के तरीका को चेंज करूँगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है अगले सेंटेंस में कि वह अपनी माँ को याद करती है, यहाँ पर माँ है, ठीक है, छूट गया है, वह अपनी माँ को याद करती है। तो अब देखिए वह अपनी माँ को याद करती है, तो अब इसमें वर्ब कौन सा है, तो अब कई चुटपुटिया बच्चे होते हैं एकदम, मतलब जिनका दिमाग एकदम तेज चलता है, वो कहेंगे कि इसमें तो वर्ब करती हैं, करती हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं इसमें करती हैं वर्ब नहीं होगा, यहाँ से पकड़िए, याद करना, यानी कि इसमें जो मेन वर्ब है वो क्या है, याद करना। याद करना का क्या होता है इंग्लिश में, मिस, जिसको नहीं बोलते हैं कि मैं उसे बहुत मिस करता हूँ, तो ये मिस का मतलब क्या होता है, याद करना, ठीक है ना। तो अब देखिए हमको मेन वर्ब मिल गया, मेन वर्ब क्या है, मिस करना, यानी कि मिस यानी याद करना। तो अब पूछिए वह अपनी माँ को याद करती है, कौन याद करती है, तो वह, तो हम लोग को सब्जेक्ट क्या मिल गया, वह, तो यहाँ पर ही लिख दीजिए, हो गया ना। अब इसके बाद हम लोग को वर्ब लिखना है, तो देखिए यहाँ पर भी सिंगुलर नंबर है, यानी कि वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, यानी कि वर्ब का 5th फॉर्म होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए अब मिस तो हो गया वर्ब का बेस फॉर्म, और हमको सिंगुलर करना है तो क्या कर सकते हैं हम, नहीं तो यस जोड़ सकते हैं, नहीं तो ईएस जोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर डबल यस दिया है, तो डबल यस जब दिया रहता है तो हम लोग ईएस जोड़कर उसको सिंगुलर बनाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिसेस, ही मिसेस, वह याद करती है। अब पूछिए वह क्या याद करती है, तो नहीं मिल रहा है, वह क्या याद करती है तो नहीं मिल रहा है ना। लेकिन आप पूछिएगा वह किसे याद करती है, तो जब वह किसे याद करती है पूछेंगे तो अपनी माँ को, यानी कि अपनी माँ को। तो अब देखिए यहाँ पर ही है, तो पॉजिटिव केस में ही के साथ क्या आता है, हीज, यहाँ पर हो जाएगा हीज मदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हीज मदर, यानी ही मिसेस हिज मदर, यानी कि वो अपनी माँ को याद करती है, बस। इसमें कहीं कोई एडवर्ब दिया है, कब याद करती है नहीं दिया है, क्या याद करती है नहीं दिया है, किसे याद करती है नहीं दिया है, सॉरी कहाँ याद करती है ये भी नहीं दिया है, तो बस बन गया ही मिसेस हिज मदर, ठीक है ना। देखिए कितना आसान है। उसके बाद से हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं, वह अपनी कार चमकाता है, वह अपनी कार चमकाता है, बहुत अच्छा। अब हमको इसको ट्रांसलेट करना है, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग टेंस देखेंगे, कौन सा टेंस है, तो ताहेती है, तो सब पहचान ही गए होंगे, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। और वैसे देखा जाए तो वह अपनी कार चमकाता है, यानी कि वो उसकी आदत है कि वो अपनी कार को एकदम चमका के रखता है, उसकी हैबिट है,
ठीक है ना। या फिर उसका डेली रूटीन है कि वो अपने कार्य को चमकाते हुए, कहीं डेली भी चमकाते होगा, उसको रूटीन को भी दिखा रहा होगा, लेकिन यहाँ पर हैबिचुअल एक्शन है यानी कि हैबिट है, ठीक है ना। तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद सेंटेंस कौन सा है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, सब्जेक्ट से होती है। तो हम लोग को शुरुआत किससे करना है, सब्जेक्ट से करना है। तो अब सब्जेक्ट इसमें क्या है, कैसे पता करेंगे, तो वर्ब में जब हम कौन लगा के सवाल करेंगे और जो मिलेगा वही सब्जेक्ट होगा। तो अब पूछिए कि वह अपनी कार को चमकाता है, कौन अपनी कार को चमकाता है, तो वह चमकाता है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, ही। तो ये हो गया सब्जेक्ट। अब देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो अब इसके साथ सिंगुलर वर्ब यानी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगा, ठीक है। तो अब देखिए चमकाना, चमकाना का मतलब क्या होता है, तो पॉलिश करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉलिश, POLISH। अब देखिए यहाँ पर यश आया है, तो अभी मैंने बताया कि जब यश रहता है तो वर्ब को सिंगुलर करते हैं तो ईएस जोड़ते हैं, तो उसमें तब ईएस जो हो जाएगा, तो ही पॉलिशेस हो गया ना। अब ऑब्जेक्ट हम लोग लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब हो गया, तो अब वहाँ पर देखिए तो अब हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हम लोग पता कैसे करते हैं, तो वर्ब में क्या और किसे लगा कर सवाल करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। तो पहले क्या से पूछिए, वह चमकाता है, वह क्या चमकाता है, तो अपनी कार। तो क्या ही से मिल गया, तो लगा दीजिए हिज कार, हिज कार हो गया ना। और उसके बाद देखिए क्या कोई एडवर्ब दिया है, तो यहाँ पर कोई एडवर्ब नहीं दिया है। कैसे चमकाता है ये भी नहीं दिया है, कब चमकाता है ये भी नहीं दिया है, कहाँ चमकाता है ये भी नहीं दिया है। तो बस आपका सेंटेंस बन गया, यानी ही पॉलिशेस हिज कार। तो देखिए कितना आसान है इस सेंटेंसेस को सीखना, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपका इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल कमज़ोर है, इंग्लिश लिटरेचर आपका कमज़ोर है, तो बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा जो डेली लेक्चर आता है, बस 20 से 30 मिनट का लेक्चर होता है, उसको आप बस वॉच कीजिए। आपका सारा डाउट इंग्लिश ग्रामर से ख़त्म हो जाएगा और इंग्लिश में इंटरेस्ट मैं आपका डेवलप करूँगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको सिर्फ मेरे वीडियो को देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि इंग्लिश ग्रामर कितना आसान होता है, ठीक है ना। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।